दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी समय बर्बाद करना है वो कहीं भी जा सकता है। अभी कथन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये कथन पूरी तरह सत्य है। इसका कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। ये बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये कथन सही है। व्याख्यान गलत होता है हमेशा, दोहराव भी गलत होता है और निष्क्रिय भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, समीप द्विराभिमुख है। अगला प्रश्न, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संज्ञानात्मक विकास में। अगला प्रश्न, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। यह तर्क जीववादी चिंतन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पूर्व चलन अवस्था में। इसकी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की और संवेदी चालक अवस्था होती है 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष की और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की। अगला प्रश्न, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका कारण है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये दोनों कथन सही हैं, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अभिकथन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये कथन सही है। इसका कारण है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, दोस्तों, जनवरी 2024 में अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हर एक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। इस बार भी अभिकथन और कारण वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। अभिकथन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास की एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि क्या
बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा निजी वॉक बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा विकेंद्रण। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सही जवाब है ऑप्शन पहला असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण से। अगला प्रश्न, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सही जवाब है ऑप्शन तीसरा विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह कथन किसको दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा जेंडर रूढ़िवादिता को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या क्या करते हैं? अभिसारी चिंतन करता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थित रहता है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन पहला एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ये कथन गलत है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन में हम कभी भी विद्यार्थियों की तुलना नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा यह सामयिक और विशिष्ट होती है। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला संगीतमय प्रदर्शन या रचना के कौशल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? सही जवाब है ऑप्शन पहला सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये कथन सही है। अगला प्रश्न, बाध्यता और अक्षमता कैसी स्थिति है? बाध्यता स्थिति है जैविक, यानी बाध्यता जैविक स्थिति है और अक्षमता कार्यात्मक स्थिति है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा
वैधता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? पहला है बोलकर सोचें, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है संकेत और इशारे, ये भी सही है। तीसरा है प्रश्न, ये भी सही है। चौथा है आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी सही है। रटकर और दोहराव, ये कथन गलत है, यानी रटना और दोहराव करना हमेशा गलत होता है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ABCD सही है, ई गलत है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का पहला स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर, यानी प्रत्येक स्तर में 2 चरण होते हैं। इसका पहला चरण है आज्ञाकारिता और सजा और दूसरा चरण है बाद उद्देश्य अभिविन्यास। अगला प्रश्न, दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम EVS के प्रश्नों की प्रैक्टिस जब ही करेंगे आप जब हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ये कथन सत्य है। इसका कारण है कुछ मादा कीड़े फेरोमोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं, ये कथन भी सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दोनों कथन सही हैं लेकिन R एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? पहला है चर्चा, ये दर्शाता है। दूसरा है प्रदर्शन, ये भी दर्शाता है। तीसरा है व्याख्यान, ये नहीं दर्शाता है। चौथा है सर्वेक्षण, ये भी नहीं दर्शाता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, A और B दोनों सही हैं, C और D गलत हैं। अगला प्रश्न, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन पहला, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। अगला प्रश्न, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तेलंगाना राज्य का भाग है। अगला प्रश्न, पहला कथन है EVS पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, ये कथन सही है। दूसरा कथन है EVS की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, यानी बच्चों को उनके जीवन से जोड़ती है, ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दोनों कथन A और B सही हैं। अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका है। जिस तरीके से एक EVS शिक्षक EVS में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पोर्टफोलियो। व्यापक मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न, एक EVS शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया, उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। पहला है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। तीसरा, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। चौथा, जानवर को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। ये तीनों कथन सही हैं, हमें बच्चों को जानवरों की परिभाषा याद नहीं करानी है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, केवल D गलत है। अगला प्रश्न, कथन A है जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ये कथन सही है। कथन दूसरा है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा,
कथन ए और बी दोनों सही हैं। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं, जाइलम और फ्लोएम को आप कभी नहीं भूलेंगे। जा से जाइलम, जा से जल, यानी जाइलम का संबंध जल से होता है। फा से फ्लोएम और फा से फल यानी भोजन, यानी फ्लोएम का संबंध भोजन से होता है। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की ईबीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें आसपास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना। ये तीनों कौशल शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के थीमों को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आवास यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये कथन सही है। प्राकृतिक संसाधन कोई थीम नहीं है, मौसम कोई थीम नहीं है और पदार्थ कोई थीम नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से सही जवाब है ऑप्शन पहला, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। अगला प्रश्न, ईबीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, सही जवाब है ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ये कथन सही है। अगला प्रश्न, घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ये कथन गलत है। यह तालाब आज प्रयोग में नहीं है, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। ये कथन सही है। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, ये सही है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न, सीमा एक ईबीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? पहला है चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना, ये उसका उद्देश्य नहीं होगा। हम किसी भी चीज़ का नाम याद कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। दूसरा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये उद्देश्य होगा। तीसरा है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य होगा। चौथा है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना, हमारा ये भी उद्देश्य होगा। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बी सी डी सही हैं, ए गलत है। अगला प्रश्न, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, यानी आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि सही जवाब है ऑप्शन चौथा, नींबू जल में तैरने लगा। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? पहला है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उसको यानी उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये कथन गलत है। चौथा है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, बी डी ए सही है, सी गलत है। यानी ए बी डी सही हैं, सी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अगला प्रश्न, कथन ए है बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है,
ये कथन सही है। बोरा चावल बनने के बाद थोड़ा चिपचिपा होता है। दूसरा कथन है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये कथन भी सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? पहला है रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। ये भी सही है। तीसरा है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद कराना। ये कथन गलत है। जब भी याद कराना शब्द आएगा वो हमेशा गलत होगा। चौथा है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स की को पूरी तरह से काटना सिखाना। ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए बी डी सही हैं, सी गलत है। अगला प्रश्न, अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनें। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगला प्रश्न, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। सही जवाब है ऑप्शन पहला 36 ग्राम। द्रव्यमान को ज्ञात करने का सूत्र होता है घनत्व गुणा आयतन, यानी इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इन दोनों का गुणा कर कर जितना भी आंसर आए वही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अभिकथन है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये कथन सही है। कारण है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कथन गलत है, बल्कि क्वथनांक घट जाता है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए सत्य है, आर असत्य है, यानी ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रक्षेपण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, इनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बीवर पक्षी। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं कि बीवर पक्षी को आप कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं स्वयंवर, यानी चिड़िया क्या कर रही है, एक घर चुन रही है, यानी अपने बर चुन रही है, यानी बर से बर और बीवर। अगला प्रश्न, अभिकथन है थीम परिवार और मित्र ईवीएस की एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसका कारण है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ये बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्त। अगला प्रश्न, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, यानी हरियाणा के सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं
जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ये कथन गलत है। नर मक्खी कुछ भी कार्य नहीं करती हैं। तीसरा है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। ये कथन गलत है। वो छत्ते तो बनाती हैं लेकिन बच्चे पालने का कार्य रानी मक्खी का होता है। चौथा है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बिल्कुल सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और डी सही हैं, बी और सी गलत हैं। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, काल्पनिक प्रश्न। अगला प्रश्न, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये दोनों सही हैं, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। दोनों ए और बी सही हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए।